हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एजेंडा है आज का वो है, एक तो स्कूल्स विदाउट फ्रीडम, एक एडिटोरियल है। कोपर सेनरी, ये एक लीगल टर्म है, इसे हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल है इसके ऊपर। आईएफआर हम डिस्कस करेंगे क्या है। आईएलओ के ऊपर एक एडिटोरियल है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक न्यूज है, वो हम डिस्कस करेंगे। इंडिया मालदीव्स रिलेशंस अब थोड़ा इंप्रूव हो रहे हैं। चाइना के साथ थोड़ा सा इंक्लिनेशन उनका पिछले कुछ टाइम से हमें दिख रहा था, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लेबनान, इजराइल, यूएई, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब न्यूज बने। कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर में हम फ्लोर टेस्ट डिस्कस करेंगे कि फ्लोर टेस्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में हमारे पास दिया है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मीटिंग हुई है, क्योंकि विधानसभा का सेशन राजस्थान में स्टार्ट हो गया। और जैसा कि आप अगर न्यूज अगर पूरा टच में रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो नॉर्मली हर किसी को पता है, और जिसको नहीं पता इसका मतलब उसकी अवेयरनेस बहुत खराब है। नॉर्मली हर किसी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत सीएम है, और उन्हीं की पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, यंग हैं, सचिन पायलट। और सचिन पायलट के साथ उनको इंक्लूड करें तो 19 एमएलए थे, उन्होंने एक तरीके से विद्रोह कर दिया था अशोक गहलोत की वे ऑफ फंक्शनिंग में, और वो दिल्ली में जाके चले गए थे। और उसके बाद अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए भला बुरा कहा था कि वो तो निकारा निकम्मा है, और भी कई बातें कही थी, और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो फिर उस समय स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स भी राजस्थान में स्टार्ट करी थी, और सचिन पायलट के अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च करी थी राजस्थान की सरकार ने। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुए थे, और इस बीच फिर एक बीच में ऐसा लगा कि सचिन पायलट और 19 एमएलए क्या पता बीजेपी के साथ मिल जाए या बीजेपी ज्वाइन कर लें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो कांग्रेस पार्टी में वापस आए। राहुल गांधी के साथ भी उनकी मीटिंग हुई, सचिन पायलट। और अब जो है विधानसभा का जब सेशन स्टार्ट होना है, तो अब वो उन दोनों की एक मीटिंग हुई है, ठीक है। तो अभी भी कहा जा रहा है कि दल तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले। मतलब ये जो ग्रुप थे, दोनों ग्रुप तो मिल गए हैं, लेकिन इनके दिल अभी नहीं मिले हैं। अभी भी कड़वाहट है एक दूसरे के लिए इनके मन में, ठीक है। फिलहाल अब जो विधानसभा का सेशन स्टार्ट होगा, तो उसमें ट्रस्ट वोट वगैरह अगर होता है, बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है, या कॉन्फिडेंस मोशन पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो लेकर आती है, तो अब उसमें वो क्या पता ट्रस्ट वोट ना जीत पाए पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस की। तो इसको हम डिटेल में, इसमें क्या डिफरेंस है ट्रस्ट वोट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि बीजेपी का अब कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है राजस्थान की, वो गिर जाएगी, ठीक है। उनके पास जो है टोटल, क्योंकि राजस्थान में टोटल 200 एमएलए हैं, सरकार उसी की बनेगी जिसके पास 50% से ज्यादा 101 एमएलए कम से कम हो। और कांग्रेस के 107 के करीब एमएलए, बीजेपी के पास 72 के करीब एमएलए हैं, ठीक है। तो 50% से ज्यादा है। लेकिन अगर ट्रस्ट वोट होता है, कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं जो इस समय तो साथ में दिख रहे हैं, हो सकता है पता चला उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो रूलिंग पार्टी उसके अगेंस्ट वोट कर दिया विधानसभा में, तो सरकार गिर भी सकती है। तो ऐसा बीजेपी का कहना है। तो ये एक न्यूज में रहा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज करा है, बीएसपी के 6 एमएलए थे राजस्थान में, 6 एमएलए बीएसपी के। तो पिछले साल क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी में बीएसपी के 6 एमएलए पूरी तरीके से मर्ज हो गए, ठीक है। तो 6 एमएलए थे उनकी मेंबरशिप भी नहीं गई, और वो कांग्रेस पार्टी के साथ मर्ज हो गए थे। तो अब बीजेपी के कोई लीडर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था कि वो जो 6 एमएलए उनकी मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करा है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लगता है। तो ऐसा उन्होंने फाइल करा था। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि अभी हाई कोर्ट में मामला चल ही रहा है, क्योंकि ये मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है पहले हाई कोर्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद सुनवाई करेंगे। तो ये एक न्यूज में रहा है। उसके अलावा पीएम ने टैक्स पेयर के लिए नए अनाउंसमेंट करे हैं, और इसमें ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ऐसा कुछ कैंपेन है। मोदी जी का कहना है कि अब हम क्या करेंगे, जो भी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा इंडिया में अगर हम बोले 4-5% इनकम टैक्स फाइल करते हैं लोग, आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो उनमें से 75% लोग जो हैं, जितने भी लोग आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, 4-5% टोटल पॉपुलेशन का, उसमें से भी 75% लोग इनकम टैक्स फाइल नहीं करते, जीरो टैक्स में आईटीआर फाइल करते हैं। केवल रिमेनिंग 25% ही आईटीआर फाइल करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे फैक्ट्स हैं।
जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, जो हमें पता होना चाहिए कि कंप्लायंस बहुत कम हो रहा है। कंप्लायंस का मतलब है बहुत सारे लोगों की इनकम ज्यादा होगी लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह या टैक्स फाइल नहीं करते हैं। तो ये कुछ शॉकिंग फिगर्स हैं, अगर आप देखेंगे और रियलिटी के साथ मैच करेंगे तो मैचिंग नहीं हो पाएगी। तो मोदी जी की कैंपेन है ऑनरिंग द ऑनेस्ट। एक तो प्रॉब्लम क्या है, लोग डरते भी हैं इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के ऑफिसर से या इनकम टैक्स का नाम आता है तो एक टेरर टाइप का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंपेन है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, टैक्स फाइल करें, हम आपको रिस्पेक्ट देंगे। और इसमें यह भी है कि होता क्या है कि अगर लोकल, जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेट करेगा क्या इनकम है, क्या हमारी क्या है। तो इसमें क्या फेसलेस वो होगा। तो हो सकता है कि वो जो लोकल, क्योंकि ओरिजिनली होता क्या था कि हो सकता है कि लोकल जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो प्रेशराइज भी करें, ठीक है, लोगों को डर भी लगता है कि लोकल है। अब इसमें क्या होगा, फेसलेस, अगर हमें आईटीआर वगैरह फाइल करनी है तो हमारा जो अपील है, अगर हम देहरादून से फाइल कर रहे हैं तो हमारी अपील जो है दिल्ली का कोई ऑफिसर देख रहा होगा या चंडीगढ़ का कोई ऑफिसर देख रहा होगा या चेन्नई के कोई ऑफिसर देख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फेसलेस होगा, हमें इनकम टैक्स ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन होगा सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लोगों का भरोसा भी इंक्रीज हो और ऐसा करप्शन के चांसेस भी कम हो। तो ये सारी चीजें हैं ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसा मोदी जी की कैंपेन है ताकि कंप्लायंस बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स वगैरह फाइल करें। और वैसे भी क्योंकि टैक्स इस समय कोविड-19 की वजह से सरकार की हालत भी खराब है, ज्यादा लोग वॉलंटरी टैक्स फाइल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि फोर्स नहीं कर सकते लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं जो एक कैंपेन कल मोदी जी ने एक तरीके से स्टार्ट करी, ठीक है। उसके अलावा राम टेम्पल के जो ट्रस्ट हेड हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त को, तो मोदी जी के साथ भी थे वो वहां पर। तो महेंद्र नृत्य गोपाल दास वो मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, जहां पर अमित शाह भी एडमिट थे। तो ये एक न्यूज में रहा है। उसके अलावा एक मेडिकल ऑफिसर की डेथ हुई वाराणसी में। तो बहुत सारे कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं डीएम के ऊपर कि बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं डीएम, और कुछ डॉक्टर्स रेजिग्नेशन भी दे रहे हैं। तो ये एक न्यूज में है, ठीक है। उसके अलावा फ्रंट पेज में ही हमारे पास एक तो टेस्टिंग बिगिन हुई है, न्यूज में है कि दिल्ली से जो माइग्रेंट्स वापस अपने घर चले गए थे कोविड-19 की वजह से, कि न्यूज आई थी कि पैदल पैदल जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अब दिल्ली वापस आ रहे हैं और उन्हें अब जॉब्स वगैरह भी वहां पर दोबारा से दी जाएगी वहां पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क या अदर वर्क भी धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है। तो जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग भी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा इन उड़ीसा हॉटस्पॉट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन हैज एंटीबॉडीज। इसका मतलब क्या है, हॉटस्पॉट उड़ीसा में ऐसे हॉटस्पॉट वाले एरियाज जहां पर कोविड-19 के केसेस ज्यादा हैं। तो 1/3 पॉपुलेशन मतलब 33.33% पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज हैं। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू पता चलता है, ठीक है। और सीरो सर्वे बोलते हैं इसे, सीरो सर्वे, उसके थ्रू पता चलता है। सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज सर्वे में जैसे किसी इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज मिलती है तो इससे ये पता चलता है कि वो पास्ट में 1 महीने पहले 2 महीने पहले कभी कोविड पॉजिटिव रहा होगा, 1-2 महीने पहले, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आरटीपीसीआर टेस्ट कर दिया जाए तो वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अभी वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल कोविड पॉजिटिव होता है तो 10-15 दिन में अपने आप रिकवर हो गया, उस बीच उसका टेस्ट नहीं करा, तो अब बाद में टेस्ट करोगे, अब वो तो पहले था कोविड पॉजिटिव, अब तो कोविड नेगेटिव आएगा। लेकिन आरटीपीसीआर से ये नहीं पता चलता कि वो पास्ट में कभी कोविड पॉजिटिव रहा है कि नहीं रहा है, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट से पता चलता है कि पास्ट में भी कोविड पॉजिटिव था और अपने आप रिकवर हो चुका है, वो सीरो सर्वे से पता चलता है। तो यहाँ पर उड़ीसा में क्या हुआ है कि हर 3 में से 1, 1/3 मतलब हर 3 में से 1 में एंटीबॉडीज थी, मतलब वो हॉटस्पॉट में, पूरे उड़ीसा की बात नहीं कर रहे, उड़ीसा में जो हॉटस्पॉट एरियाज है वहां पर लगभग हर 3 में 1 कोविड पॉजिटिव हो चुका है और अपने आप रिकवर हो चुका है। आरटीपीसीआर टेस्ट में चाहे वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पेज में था। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक तुरंत कर दें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है जिसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे इक्वेशंस आईएएस ऐप में सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। यूपीएससी के कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको इसमें, बैंक एसएससी का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक पीओ का भी अलग से कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ओनली क्वांट का भी मिलेगा,
सारी जितनी भी फैकल्टीज के लेक्चर हैं वो 15 साल 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सारी फैकल्टीज को। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ फाइल्स वगैरह सब मिलेंगी। तो इससे आपको फायदा काफी होगा, आपकी नॉलेज काफी इंप्रूव होगी और एग्जाम कैसे क्लियर करना है वो स्ट्रेटेजीज वगैरह भी आप सीखेंगे। ये एक एडिटोरियल है स्कूल्स विदाउट फ्रीडम। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर ये कह रहा है कि इंडिया में जो स्कूल्स हैं उनको फ्रीडम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, स्कूल खुद से डिसीजन नहीं ले सकते कि स्कूल कब खोलना है और कैसे खोलना है। ऑथर का कहना ही है एक जो टॉप की अथॉरिटीज हैं, जैसे हम बोले सेंट्रल गवर्नमेंट वही डिसाइड कर रही है कि स्कूल बंद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑथर ये कह रहा है कि अगर स्कूल के पास कोई ऑटोनॉमी होती, ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब खुद से डिसीजन लेने की पावर्स होती, तो बहुत सारे गांव के विलेजेस में जो स्कूल हैं, ऐसे स्कूल हैं कि वहाँ की लोकल कंडीशन काफी अच्छी है और स्कूल खोला जा सकता है, वहाँ बच्चों को अलाउ कर सकते हैं स्टडी के लिए। तो क्योंकि कोरोना पूरे इंडिया में थोड़ी है, पूरे अगर हम देखें सिटी में तो है, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस आपको सिटीज में ही मिलेंगे, रूरल एरिया में कम केसेस हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं जहां पर रूरल एरिया में कोई भी केस नहीं है। तो यहाँ पर माइक्रो लेवल पे बात कर रहा है ऑथर ही कह रहा है स्कूल की ऑटोनॉमी होती, अगर जिन एरियाज में केसेस है ही नहीं तो वहां पर स्कूल खोले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑथर कह रहा है कि हमारे यहाँ के स्कूल्स के पास फ्रीडम नहीं है, ये ऑथर कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये ऑथर एक तो पहली लाइन अगर हम देखें, ऑल मेजर प्रोसेस अफेक्ट लाइफ एट स्कूल स्टेट फर्मली अंडर सेंट्रलाइज्ड एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये सब कुछ, स्कूल खोलने हैं नहीं खोलने हैं, हर बार सेंटर का ऑर्डर आ रहा है एक तरीके से कि 31 जुलाई तक बंद रहेगा, फिर 31 अगस्त तक बंद रहेगा, अब हो सकता है बोले 30 सितंबर तक बंद रहेगा। तो कुछ कह ही नहीं सकते, सेंटर अपनी बात इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे एरियाज में कंडीशंस ऐसी हैं कि स्कूल खोले जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक नई टर्म बनी है लर्निंग लॉस, क्योंकि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स वगैरह बंद है, कोचिंग वगैरह बंद है, तो लर्निंग लॉस हो रहा है। तो इन महीनों में जो स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी है वो उसमें काफी नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स कम चीजें सीख पा रहे हैं क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं। हालांकि उन चीजों को कंपनसेट करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग है, लेकिन ऑनलाइन जो है इतना पूरे तरीके से जो है लर्निंग को कंपनसेट नहीं कर पाता, क्योंकि एजुकेशन इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, ठीक है। हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वहां पर एक डिसिप्लिन रहता है कि इतने बजे आना है और इतने घंटे तक बैठ के पढ़ना है, एक डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन से हम पढ़ रहे होते हैं। तो कई बार ऑनलाइन आप भी देख रहे होंगे कि कई बार आज आपने वीडियो देखा करंट अफेयर्स का और कल के दिन आपको टाइम ही नहीं लगा, आपने वीडियो देखा ही नहीं, या आपने 5 मिनट देखा या 10 मिनट देखा या 2 मिनट के बाद ही बंद कर दिया। तो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट होगा वही ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा बेटर तरीके से कर सकता है। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो वो एक तो अपने आप को डिसिप्लिन बनाए, क्योंकि कोरोना का कुछ अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कुछ पता नहीं है। तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें, इतने बजे से इतने बजे तक हम ये पढ़ेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ेंगे और इतने बजे से इतने बजे वाले वीडियो देखेंगे या वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखेंगे। पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चलें, क्योंकि एजुकेशन और लर्निंग इज अबाउट डिसिप्लिन। तो ये एक मिसिंग फैक्टर ऑनलाइन एजुकेशन में दिखता है, डिसिप्लिन वाला। वरना स्कूल और कॉलेज में डिसिप्लिन की वजह से या कोचिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन की वजह से स्टूडेंट की थोड़ा लर्निंग ज्यादा होती है, एक मोमेंटम भी बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर खैर ऑथर ये कह रहा है फिलहाल कि स्कूल्स के पास पावर्स ना होने की वजह से सेंट्रल अथॉरिटी है वही डिसाइड कर रही है सब कुछ, और रूरल एरिया में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर स्कूल खोले जा सकते हैं, काफी फेवरेबल एनवायरनमेंट है। तो ये सारी बातें ऑथर कह रहा है। और स्कूल देखिए आउटडोर में भी चल सकते हैं, आउटडोर मतलब खुले मैदान में, रूरल एरिया में खुले मैदान में टीचर्स पढ़ाएं, उन्हें ऑब्जर्वेशन करवाएं क्या क्या चीजें हैं, ज्यादा उन्हें सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि कोरोना कोविड पॉजिटिव का मतलब है एक रूम में बहुत सारे लोग, अगर 30 बच्चे बैठे हों और 1-2 लोग भी इन्फेक्टेड हैं, 1-2 लोग, तो उससे क्या होता है पूरे रूम में इन्फेक्टेड होने का खतरा बढ़ जाता है। सेफ क्या है, ओपन एयर मतलब हवा में, मतलब बाहर खुली हवा में बैठ के पढ़े, वहां पर कोरोना के फैलने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर ऑथर कह रहा है ओपन एयर, रूरल एरिया में ओपन एयर स्कूलिंग हो, एजुकेशन हो, बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए, बहुत सारी चीजें स्टूडेंट सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक एडिटोरियल है राइट बाय बर्थ, ये हमने कल भी डिस्कस करा था। इसमें हमने डिस्कस करा था हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का।
और ये देखिए, एक तो होता है कि फैमिली के जो गार्जियन है वो अपनी विल लिखे मरने से पहले कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी इसके इस बेटे के नाम पे, ये वाली प्रॉपर्टी इस बेटे के नाम पे, ये इस बेटी के नाम पे, ये वाइफ के नाम पे, एक विल लिख के जाते हैं कई बार लोग। फिर डेथ के बाद उस विल के बेसिस पे प्रॉपर्टी मिल जाती है बच्चों को, जैसे विल लिखी गई है, ठीक है। उसमें किसी को बेदखल भी कर सकते हैं पेरेंट्स, ठीक है, जो क्योंकि विल लिखी गई है, मरने से पहले उन्होंने अपनी उनकी इच्छा थी। तो विल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो रजिस्टर्ड विल भी होती है, नॉन रजिस्टर्ड विल भी होती है। कुछ विल ऐसी होती है जिसमें जो डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्री का, कोर्ट का, उसमें विल वकील के थ्रू लिखवाई जाती है, साइन कर दिया जाता है स्टैम्प लगा के, और फिर उसे रख दिया जाता है। फिर डेथ के बाद पता चलता है कि अच्छा फादर की ये विल थी तो प्रॉपर्टी इसके नाम होगी। कई बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें पेरेंट्स की डेथ हो गई है लेकिन उन्होंने कोई विल नहीं लिखी। अब वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, क्योंकि होगा क्या कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो अब वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, तो सारे के सारे अगर हम देखें सारे के सारे वारिस हैं उस प्रॉपर्टी के। तो फिर कौन सा एक्ट उसमें लगता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का। अब ये पुराना एक्ट था क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्ता मतलब पेट्रियार्की सोसाइटी है, जहाँ पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, यहाँ बेटे के नाम पे, फादर से प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे जाती थी, बेटियों के नाम पे नहीं जाती थी। 2005 में अमेंडमेंट किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, कानून में सुधार, जिसमें बेटियों के लिए भी किया गया, ठीक है, बेटियों को भी प्रॉपर्टी मिलेगी, पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा बेटियों को भी मिलेगा। 2005 का अमेंडमेंट था, लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव था। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे के लिए था, प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। लेकिन अब जो वर्डिक्ट आया है रिसेंटली, अभी 2020 में कुछ दिन पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से लागू होगा। 2005 से पहले भी बेटियों को प्रॉपर्टी में, जो भी केसेस चल रहे हैं, बेटियों को प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। तो ये एडिटोरियल लीगली लोडेड है बहुत ज्यादा। तो जो लॉ के स्टूडेंट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे केसेस उसमें कोट किए गए हैं, वो उन्हें पढ़ने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस मोटा मोटा समझना है। एक तो ये लीगल टर्म है कॉपर्सिनरी, ये लीगल टर्म है, इसका मतलब है इक्वल इनहेरिटेंस, चाहे मेल हो फीमेल हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है, देखिए जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं इंडिविजुअल के बेसिस पे भी इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बेसिस पे भी इंडिविजुअल इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली क्योंकि हिंदूज में क्या रहता है कि जॉइंट फैमिली रहती है, तो फैमिली बहुत बड़ी रहती है, तो पूरी फैमिली का कंबाइंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं। एक इंडिविजुअल अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा। नॉर्मली क्या होता है, एक फैमिली में अलग अलग सब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो होता क्या है, बहुत सारे हिंदू फैमिलीज ऐसी हैं जिनका एक जॉइंट बिजनेस है, एक ही बिजनेस है, और जो सब अलग अलग इनकम टैक्स फाइल नहीं करते। तो एक करता होता है फैमिली का, उसके बिहाफ में इनकम टैक्स जो है वो फाइल किया जाता है एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसमें कुछ एग्जम्पशंस भी मिलती हैं, फायदा भी होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, ठीक है। तो इसमें कॉपर्सनरी राइट्स होते हैं, जिसमें कॉपर्सनरी राइट्स में मेल के पास रहते हैं ये सारे राइट प्रॉपर्टी के। डेथ के बाद प्रॉपर्टी के राइट मेल्स के रहते हैं। तो अब मेल और फीमेल, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बेटियों का भी बराबर का अधिकार होगा बाय बर्थ, ये इस एडिटोरियल में कहा गया है। तो लीगली लोडेड एडिटोरियल है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी लीगल टर्म्स में ऐसी रहती है कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो लीगल के स्टूडेंट्स ना हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। उसके अलावा ये एक एडिटोरियल है, चैलेंजेस इन काउंटिंग द डेड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ये कह रहा है कि हमारे यहाँ जो कोविड-19 की वजह से जो डेथ हो रही है उनकी काउंटिंग को लेकर चैलेंजेस हैं। अब इसमें मेन चीजें उठाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारा डेटा है जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको समझना है। देखिए, एक तो इन्फेक्शन फैटेलिटी रेशो, इन्फेक्शन फैटेलिटी रेशो का मतलब होता है IFR इक्वल टू फैटेलिटी मतलब डेथ, मतलब कोविड-19 से डेथ कितनों की हुई ऊपर, और अपॉन में डिनोमिनेटर में टोटल इन्फेक्शन। मान लिया कि 100 लोग, एक एग्जांपल, 100 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, अब उनमें से एक की डेथ हो गई,
तो हम इसे बोलेंगे IFR है 1, ठीक है। और मान लिया कि एक एग्जांपल 100 में 3 की डेथ हो गई, मान लिया 100 में 3 की, तो IFR क्या होगा 1, IFR हो गया हमारा 3, ठीक है। या 200 में 3 की डेथ हो गई, ठीक है, तो हमारा 3/200 कितना हो जाएगा 1.5। तो मतलब इससे ये पता चलेगा ऑन एन एवरेज 100 में कितने लोग मर रहे हैं IFR में, ये पता चलता है। तो इन्फेक्शन फैटेलिटी रेशो जो है 1 से कम है कोविड-19 का। मतलब 100 लोग जब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो 1 से कम डेसिमल में लोगों की डेथ हो रही है, तो फैटेलिटी रेशो जो है या मोर्टेलिटी जो है काफी कम है। तो ये बीमारी इतनी डेंजरस नहीं है कि लोगों की डेथ हो रही है, ये बीमारी फैल बहुत तेजी से रही है, ठीक है। कोविड-19 फैल बहुत तेजी से रहा है, लेकिन डेथ जो है 1% से भी कम है। लेकिन इसमें एक फॉल्ट है, ऑथर ये कह रहा है। और ऑथर क्या कह रहा है, फॉल्ट क्या है, ये जो टोटल इन्फेक्शन ये क्या रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड। एक तो डेथ भी अंडर रिपोर्ट हो रही है, बहुत सारी डेथ को रिपोर्ट ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट एजेंसीज के तरीके में भी फ्लॉ है, तो बहुत सारी डेथ रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। और रिपोर्टेड टोटल इन्फेक्शन, रिपोर्टेड टोटल इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि IFR तो हम टोटल रिपोर्टेड डेथ अपॉन रिपोर्टेड टोटल इन्फेक्शन से निकाल रहे हैं, रिपोर्टेड। अब इसमें फ्लॉ ये है कि बहुत सारी डेथ तो रिपोर्ट ही नहीं हो रही, और बहुत सारे जो इन्फेक्शन है कोविड पॉजिटिव वो भी अनरिपोर्टेड हैं। अनरिपोर्टेड किस तरीके से हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वो 10-15 दिन में रिकवर हो जाते हैं और उनका कोई टेस्ट ही नहीं हुआ इस बीच, RT-PCR है ना, और उनका वो रिकवर हो चुके हैं, पता ही नहीं चला वो कब कोरोना पॉजिटिव थे और कब रिकवर हो गए, उन्हें खुद नहीं पता, ठीक है। तो अब मान लिया वो जून में इन्फेक्टेड हुए थे, रिकवर भी हो चुके हैं, अब जुलाई में RT-PCR करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, एंटीबॉडी टेस्ट, तो एंटीबॉडी टेस्ट में पॉजिटिव आ जाएगा कि हाँ ये पास्ट में ही कोरोना पॉजिटिव थे, ठीक है। ये एक्चुअल रिजल्ट हमें मिलता है सीरोलॉजिकल सर्वे, सीरो सर्वे जिसे हम बोलते हैं, जो अभी हमने इनिशियली फ्रंट पेज में भी डिस्कस करा था। सीरोलॉजिकल सर्वे, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा था, सीरोलॉजिकल सर्वे में 23% लोगों को कोरोना हो चुका है, 23%, मतलब लाखों में 30-40 लाख लोगों को कोरोना ऑलरेडी हो चुका है, ठीक हो चुके, सीरो सर्वे के हिसाब से। कोलकाता में भी 18% लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। धारावी मुंबई में 56 या 57% लोगों को कोरोना हो चुका है, रिकवर हो चुके अपने आप, उनका RT-PCR टेस्ट ही नहीं हुआ, लेकिन अब RT-PCR टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कोरोना इन्फेक्टेड होकर ठीक भी हो गए। तो हुआ क्या कि हालांकि, तो इसका मतलब ये है कि IFR जब हम निकाल रहे हैं IFR, तो इसमें जो अनरिपोर्टेड टोटल इन्फेक्शन है वो तो बहुत सारे हैं, तो ये कैलकुलेशन ही गलत हो रही है। ऑथर का कहना ये है, इसमें फॉल्ट, ठीक है, ये ऑथर का कहना है, ठीक है। और ग्लोबल एविडेंस इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 1% से कम है टोटल इन्फेक्शन का IFR, मतलब डेथ जो है 1% से भी कम लोगों की हो रही है। और अनरिपोर्टेड इन्फेक्शन जोड़े तो वो तो डेसिमल में चला जाएगा, बहुत भयंकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सीरोलॉजिकल सर्वे आपको पता होना चाहिए, सीरोलॉजिकल सर्वे एंटीबॉडी चेक करता है, सीरोलॉजिकल सर्वे एंटीबॉडी, RT-PCR टेस्ट नहीं है, एंटीबॉडी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, जो आपको पता होनी ही चाहिए। उसके अलावा हिस्टोरिक रेटिफिकेशन, एक तो ILO के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और ILO बना था 1919 में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उस समय यूनाइटेड नेशन तो था नहीं, तो 1919 में ये बना था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुई थी उस समय, ठीक है। तो जो भी वर्ल्ड वॉर के विनर थे और जो लूजर थे जर्मनी, उनके बीच में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुई थी, ठीक है। तो उस समय ये एस्टैब्लिश हुआ था। और ये जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑथराइज्ड एजेंसी बना, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल का पार्ट, यूनाइटेड नेशन का सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल का पार्ट बना ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, वर्कर, वर्किंग कंडीशन, लेबर स्टैंडर्ड्स वगैरह, उनकी पॉलिसी, लेबर को फायदा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जैसे लेबर फोर्स ये कहते हैं कि 15 to 64 ईयर ओल्ड ये वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, वैप, वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ कि कोई भी 15 साल का जब होता है तो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, 15 साल से कम का होगा, 14 साल से नीचे, तो वो चाइल्ड लेबर में कहा जाता है, चाइल्ड लेबर। उनको जैसे हैजार्डस वर्क में लगा देते हैं या सेक्सुअल वर्क में लगा देते हैं, ठीक है, इलीगल वर्क जो है माइनिंग में लगा लेते हैं, डेंजरस वर्क्स में,
तो बहुत सारी चीजें हैं लेबर से रिलेटेड, 14 साल से कम के लोगों को लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आईएलओ को एक तो आपको पता होना चाहिए कि 1919 में था, 2019 में 100 साल हो गया था, 2020 में 101 साल हो गए। तो इनका एक कन्वेंशन था, आईएलओ का एक कन्वेंशन था, और वो जो कन्वेंशन था वो रेटिफाई हुआ है, क्योंकि किंगडम ऑफ टोंगा आउटलॉ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो किंगडम ऑफ टोंगा में चाइल्ड लेबर फॉलो होता था, उन्होंने भी आईएलओ के 101 साल की जो हिस्ट्री थी उसको रेटिफाई करा है। तो ओवरऑल रेटिफाई हो गया है यूनिवर्सली। तो किंगडम ऑफ टोंगा ने भी अपने यहाँ की चाइल्ड लेबर को खत्म करा। अब किंगडम ऑफ टोंगा एग्जाम में क्या आ सकता है, एक तो किंगडम ऑफ टोंगा है कहाँ, देखिए ये किंगडम ऑफ टोंगा है यहाँ पर, ये व्हाइट सर्कल था ना, ये जो रेड सर्कल में कर रहा हूँ, यहाँ पर किंगडम ऑफ टोंगा है, न्यूजीलैंड के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के इधर, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर चाइल्ड लेबर काफी चलता था, चाइल्ड लेबर। और उन्होंने आईएलओ का जो 182 कन्वेंशन 182 नाम है, बहुत सारे कन्वेंशन स्टार्ट होते हैं आईएलओ में, 181, 182, 183, कुछ कन्वेंशन रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ कन्वेंशन एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो 182 कन्वेंशन नंबर था जो कि एक्सेप्ट हुआ था चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, ठीक है। तो किंगडम ऑफ टोंगा में भी अब चाइल्ड लेबर वगैरह वहां पर खत्म करेंगे। तो इस वजह से किंगडम ऑफ टोंगा न्यूज में रहा है। एग्जाम में ये जरूरी नहीं कि यही आए, एग्जाम में उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। किंगडम ऑफ टोंगा कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, पैसिफिक ओशियन में है, न्यूजीलैंड के ऊपर। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर है किंगडम ऑफ टोंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज अनाउंस करना है कंटेम्प्ट केस। ये काफी न्यूज में रहा था, हमने पहले भी डिस्कस करा था। एक प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे के अगेंस्ट कुछ कहा था, उनकी एक फोटो वगैरह पोस्ट की थी बाइक में, और बोला था कि मतलब उन्होंने आरोप लगाए थे कि बीजेपी के साथ, बीजेपी के लीडर की बाइक में बैठे हैं और इस तरीके से जस्टिस कैसे मिलेगा, ऐसा कुछ उन्होंने ट्वीट करा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह लिया था। और अभी तो ये आज का न्यूज़पेपर है, लेकिन अभी रिसेंटली अभी जैसे ही न्यूज में आया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्टेड हो गए हैं प्रशांत भूषण। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए मान लिया कि जैसे कोर्ट में मेरा कोई केस चल रहा था, अब कोर्ट में क्या हुआ कि मैं केस हार गया। अब मैं बाहर आया, मीडिया ने मुझसे पूछना स्टार्ट करा कि आप केस हार गए, आप क्या करेंगे। अब मैंने बोलना स्टार्ट करा कि भाई ये भ्रष्ट जज हैं, ठीक है, करप्शन है, यहाँ पर कोर्ट बिका हुआ है, यहाँ पर गलत फैसला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ, मैं कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ। उससे क्या होगा, अगर मैं इस तरीके की बातें बोलूंगा, मीडिया में भी आएगा, उससे लोगों का भरोसा जुडिशरी से उठेगा। तो हम इस तरीके की बातें पब्लिक में नहीं बोल सकते, जिससे लोगों के अंदर जुडिशरी के ऊपर भरोसा उठ जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि लोग जुडिशरी के ऊपर काफी भरोसा, कोई भी डिस्प्यूट होता है लोग कोर्ट केस करते हैं, या ऐसा बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा है कोर्ट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अब वो भी भरोसा अगर उठ जाएगा लोगों का कोर्ट से, तो एनार्की सोसाइटी में आ जाएगी। लोगों को लगेगा हमें तो जस्टिस कोर्ट से भी नहीं मिलना, तो फैसला हम खुद करेंगे, गुंडागर्दी से करेंगे, मारपीट करके करेंगे, तो एनार्की सोसाइटी में आ सकती है। इसलिए कोर्ट के ऊपर पब्लिक का भरोसा या जुडिशरी के ऊपर पब्लिक का भरोसा बना रहना चाहिए। तो इसलिए कोई भी इंडिविजुअल अगर ऐसा उल्टा सीधा कहता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके ऊपर केस बनता है। अब दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं। अब कोई इंडिविजुअल मान लिया कि मेरा कोर्ट में केस था, मैं केस हार गया, कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया कि आपको ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे करनी है। मैंने मीडिया में आके कुछ नहीं बोला उस कोर्ट के बारे में, जज के बारे में, लेकिन मैंने कोर्ट का ऑर्डर चुपचाप माना नहीं, तो मेरे खिलाफ ना सिविल कंटेम्प्ट का केस बनता है, क्योंकि मैं विलफुल डिसओबीडियंस कर रहा हूँ जजमेंट का। मैं जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा हूँ, ठीक है, जबकि मैं बोल कुछ नहीं रहा हूँ मीडिया में आके या अखबार में कोर्ट के खिलाफ, लेकिन मैं चुपचाप मान नहीं रहा हूँ, तो उसे सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में मेरे ऊपर फाइन लग सकता है, लेकिन मेरे को जेल नहीं भेजा जा सकता। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है फाइन लगेगा, जेल नहीं भेजा जाएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है जब मैं मीडिया में आके बोलूं उल्टा सीधा जज के बारे में, कोर्ट के बारे में, ताकि पब्लिक में भी एक नेगेटिविटी फैले कोर्ट के अगेंस्ट, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, उसमें मुझे जेल हो सकती है। जैसे प्रशांत भूषण जी हैं, तो उनके पास क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, सिविल कंटेम्प्ट का भी मामला बनता है, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में
वो कन्विक्टेड हुए हैं अभी, मैक्सिमम 6 महीने की उन्हें सजा हो सकती है इस मामले में, ठीक है। और इसे ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं, इंटरफेरेंस इन ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अलग अलग मामलों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके अलावा इंडिया ने अनाउंस करा है $500 मिलियन पैकेज मालदीव्स के साथ। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि चाइना के साथ मालदीव्स का काफी अच्छा रिलेशन रहा है, और एक जो वहां की एक ब्रिज था, चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज उसका नाम था, ठीक है। अब उसका नाम भी बदल दिया गया है, सिनामाले ब्रिज, ठीक है। तो अब बड़े प्लान्स हैं इंडिया, क्योंकि मालदीव्स क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो अलग अलग आइलैंड्स को कनेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाएगा इंडिया। वहां पर $500 मिलियन का पैकेज अनाउंस करा है मालदीव्स के साथ। इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो ये पता होना चाहिए कि ये जो 500 मिलियन का पैकेज है मालदीव्स के साथ, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स है कहां पर, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये तो इंडिया है, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये इंडियन टेरिटरी है, ये श्रीलंका है, और ये है मालदीव, ये है मालदीव, माले उसकी कैपिटल है। और यहां पर हमारा ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कैपिटल, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। कावारत्ती जिसकी कैपिटल है। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है बहुत सारे वहां पर, ठीक है। और मालदीव्स के पास ही हमारा यहाँ पर मिनिको आइलैंड भी है, बहुत पास में, मालदीव्स के काफी पास है। तो सबसे साउथ में लक्षद्वीप में मिनिको आइलैंड होता है, ठीक है। तो ये एक ज्योग्राफी है मालदीव्स की। और ये मालदीव्स जो है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सार्क का मेंबर है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क में। कौन कौन सी? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, और श्रीलंका और मालदीव्स। तो सार्क नेशंस में आता है मालदीव्स। और पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें, मालदीव्स का इंक्लिनेशन चाइना की तरफ काफी इंक्रीज हुआ है। और वहां पर क्योंकि अब जो वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो भी चेंज हुए हैं, और इंडिया के साथ थोड़ा सा उनकी पॉलिसीज भी अब चेंज हुई है इंडिया के साथ अब ज्यादा रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो चाइना से थोड़ा इंक्लिनेशन कम हो रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये एक न्यूज में रहा है, इसीलिए हमारा इन्वेस्टमेंट भी है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़ा। उसके अलावा यूएई इजराइल का एक एग्रीमेंट हुआ है डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर। एक तो यूएई के आपको प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक तो ये पता होना चाहिए कि एमिरेट्स कितने हैं, 7 एमिरेट्स हैं, मतलब ये अलग अलग 7 एक तरीके की रियासतें हैं। उन्होंने अपना एक एग्रीमेंट्स के थ्रू एक हो रखे हैं, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो अटैक हो सकता है या वीक हो सकते हैं, मिलजुल के रहेंगे तो स्ट्रांग रहेंगे। तो 7 अमीरात एक हो चुके हैं वहां पर, ठीक है, काफी पहले एक हो चुके हैं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट, 7 अमीरात, ठीक है। वहां पर अलग अलग एरिया के अलग अलग 7 अमीरात में 7 अलग अलग किंग हैं, ठीक है, और वो अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें इजराइल के पीएम भी पता होना चाहिए। थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। एक तो देखिए, यहाँ पर ना एक तरीके का ट्राइंगल है। ट्राइंगल मतलब जैसे ये इजराइल, ईरान और सऊदी अरबिया, ये ट्राइंगल है, इनके आपस में दुश्मनी है। देखिए, ईरान जो है शिया मुस्लिम्स को लीड करता है, काफी बड़ी कंट्री है। सऊदी अरबिया सुन्नी मुस्लिम्स को लीड करता है, सुन्नी मुस्लिम। और यूएई में भी सुन्नी मुस्लिम्स है, सुन्नी मुस्लिम यूएई में भी, ठीक है। तो इनके आपस में दुश्मनी है। अब देखिए, सऊदी अरबिया के जो रिलेशंस हैं, सऊदी अरबिया इसके यूएस के साथ अच्छे रिलेशन है, इजराइल के भी यूएस के साथ अच्छे रिलेशन है। अब ये जो अब तीनों के आपस में दुश्मनी है। इजराइल की क्यों दुश्मनी? क्योंकि यहाँ पर जियूस हैं, यहूदी, नॉन मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पर ये सारी मुस्लिम्स कंट्री, इनको लगता है इन सारी मुस्लिम कंट्रीज के बीच में इजराइल नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो इस्लामिक लैंड में नॉन मुस्लिम लोग हैं, तो उसको यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूट है, इस वजह से नॉन मुस्लिम कंट्री इजराइल के साथ मुस्लिम कंट्रीज का डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। तो इसलिए इजराइल का ईरान, सऊदी अरबिया या आसपास की नेबरिंग कंट्री के साथ डिस्प्यूट है। यहाँ पर शिया सुन्नी की लड़ाई है, सऊदी अरबिया और ईरान की भी आपस में झगड़ा है, ठीक है। अब आपको ये समझना है, यूएस के रिलेशन सऊदी अरबिया इजराइल के साथ ठीक है, तो इसका मतलब अब ईरान को बुली करेगा यूएस, ईरान को बुली करता है यूएस, ठीक है। और ईरान चाइना के साथ क्लोज जा रहा है, जैसा कि हमने देखा। हालांकि इंडिया के साथ तो काफी अच्छे रिलेशंस ईरान के पास्ट में भी रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, हम चाबहार पोर्ट हम डेवलप करें अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए,
और चाइना के साथ भी $400 मिलियन की एक डील साइन हुई है ईरान चाइना को। अब उनको काउंटर करने के लिए यूएस ने क्या करा है, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री और इजराइल इनके बीच में यहाँ पर झगड़ा चलता है, ठीक है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। हो सकता है सऊदी अरब इजराइल में भी फ्रेंडशिप हो जाए, जो कि काफी मुश्किल लगती है, ठीक है। फिलहाल ये ईरान को चाइना को काउंटर करने के लिए सारी चीजें चल रही हैं वहां पर, ताकि ये स्ट्रांग रहे, ईरान वीक पड़ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको समझनी है। उसके अलावा इसमें ये भी है, देखिए इजराइल वाला जो अगर हम मैप देखें, इजराइल में ये पैलेस्तीन वाला एरिया है जिसे हम बोलते हैं वेस्ट बैंक, और ये गाजा स्ट्रिप, ये पैलेस्तीन के कंट्रोल में। और इजराइल ने बहुत सारा एरिया वेस्ट बैंक का अपने कंट्रोल में ले लिया है, और इजराइल का पूरा प्लान है वेस्ट बैंक का पूरा एरिया अपने कंट्रोल में लेने का। तो फिलहाल जो है अगर हम देखें इस एग्रीमेंट के हिसाब से यूएई इजराइल के बीच में एग्रीमेंट एस्टैब्लिश हुए हैं, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट, और इजराइल ने कहा है कि वो अपने प्लान्स को सस्पेंड करेगा, जो वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का जो प्लान है, ठीक है। पैलेस्तीन में भी मुस्लिम्स हैं बहुत सारे, जो इजराइल के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। पैलेस्तीन में मुस्लिम्स हैं बहुत सारे, सुन्नी मुस्लिम्स, यहाँ पर पैलेस्तीन उन पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पैलेस्तीन इजराइल का डिस्प्यूट है, पैलेस्तीन को सारी मुस्लिम कंट्रीज वहां पर सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो इजराइल के अगेंस्ट हैं। तो रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, थोड़ा सा आपको समझना है। उसके अलावा ये लेबनान पार्लियामेंट डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जैसा कि आपको पता होगा लेबनान बेरूत में बहुत बड़ा धमाका हुआ, ठीक है। लेबनान यहाँ पर है, पूरी ज्योग्राफी के साथ आपको न्यूज समझनी है, हमेशा गूगल सर्च करके मैप देखें जब भी न्यूज में कुछ आता है। बेरूत में बहुत बड़ा धमाका हुआ अमोनियम नाइट्रेट से, ठीक है। और एक तो आपको पता होना चाहिए अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था 4 अगस्त को, ठीक है। 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट था, जो कि 6 साल से जो कि वहां पर स्टोर में रखा गया था, 6 साल से वहां पर था। और ऐसा कहा जा रहा है कि वेल्डिंग करते हुए कोई इंडिविजुअल वेल्डिंग कर रहा था, वेल्डिंग की चिंगारी से उसमें धमाका हो गया। तो 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ठीक है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए अमोनियम नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, NH4NO3। ये क्या, व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेबनान की कैपिटल पता होनी चाहिए, बेरूत। उसके अलावा ब्लास्ट के बाद से लोगों का गुस्सा सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा कि भाई सरकार बहुत ज्यादा निकम्मी है, ये इस तरीके के डेंजरस चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, तो इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पर वायलेंस भी होने लगा। तो वहां की सरकार ने, लेबनान की जो सरकार थी, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब, उन्होंने अनाउंस करा कि हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं। अब रेजिग्नेशन देने के बाद वहां पर मिलिट्री के कंट्रोल में सब कुछ आ चुका है, और एक तरीके से स्टेट ऑफ इमरजेंसी बेरूत में लग चुकी है। तो मिलिट्री पावर्स काफी ज्यादा इस समय इंक्रीज हो चुकी हैं, क्योंकि अनाउंस कर चुके हैं लेबनान के पूरी कैबिनेट रेजिग्नेशन। ये जो बेरूत धमाका है इसकी वजह से, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आज का आखिरी का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम डिस्कस करेंगे फ्लोर टेस्ट। देखिए फ्लोर टेस्ट क्या है, ये आजकल बहुत न्यूज में सुन रहे होंगे, खासकर राजस्थान के कंटेक्स्ट में। देखिए जैसे राजस्थान में विधानसभा में 200 एमएलए, तो जिसके पास 101 एमएलए होंगे गवर्नमेंट उसकी बनेगी। अब 101 एमएलए है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, विधानसभा में, है ना। वो तो विधानसभा में ही वोटिंग होगी, उसके थ्रू पता चलेगा विधानसभा में। अब देखिए विधानसभा में एक तो रूलिंग पार्टी है और एक अपोजिशन है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, ये दोनों है, अपोजिशन, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या विधानसभा में, एक तो फ्लोर टेस्ट क्या होता है। फ्लोर टेस्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, जिससे हम इनकम्बेंट गवर्नमेंट, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, ये चेक करने के लिए कि उसके पास 50% से ज्यादा एमएलए का सपोर्ट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए फ्लोर टेस्ट होता है। अब डिफरेंस क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन, या कई बार हम बात सुनते हैं ट्रस्ट वोट की, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है अपोजिशन पार्टी। अब राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में हमारे पास वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है बीजेपी ये कहना चाह रही है कि विधानसभा का कॉन्फिडेंस जो वहां की जो कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके ऊपर नहीं है, इसलिए सरकार के नीचे, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। कॉन्फिडेंस क्योंकि किसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, ये कहा जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हाउस का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं, हाउस का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं,
तो जब तक वो हाउस का कॉन्फिडेंस एंजॉय करेंगे तब तक सरकार चलेगी, वरना सरकार गिरी हुई मानी जाएगी। ठीक है, तो बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है कि भैया इनके पास नंबर नहीं है। ठीक है, और फिर वोटिंग वगैरह होती है, फ्लोर टेस्ट वगैरह होता है, जिसमें ये पता लग जाता है कि हाँ इनके पास नंबर नहीं है या है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का मतलब है सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, सरकार गिर जाती। नो कॉन्फिडेंस गिरने का मतलब है बीजेपी जो लेकर आई थी राजस्थान में वो गिर गया। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन चल नहीं पाया, सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस मोशन रूलिंग पार्टी, रूलिंग जो रूल कर रहा हो खुद लेकर आता है, वो ये दिखाने के लिए कि हमारे पास पूरा है। अगर जो है अशोक गहलोत कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं, ठीक है, बीजेपी कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेकर आ सकती विधानसभा में। कॉन्फिडेंस मोशन रूलिंग पार्टी, कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर एमएलए का पूरा कॉन्फिडेंस है, 50% से ज्यादा एमएलए का। तो कॉन्फिडेंस मोशन या ट्रस्ट वोट रूलिंग पार्टी लेकर आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टी लेकर आती है। ठीक है, और ट्रस्ट वोट को नो ट्रस्ट वोट भी बोल सकते हैं अगर अपोजिशन लेकर आए, नो ट्रस्ट वोट कि सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं है एमएलए का, हाउस का। ठीक है, हाउस बोल सकते हैं, प्रॉपर वर्ड ये है। ठीक है, उसके अलावा स्पीकर के पास पावर्स नहीं होती इन सारी चीजों की। 50 एमएलए के साइन होते हैं, ट्रस्ट वोट या नो ट्रस्ट वोट इनिशिएट किया जा सकता है, रूलिंग पार्टी भी लेकर आ सकती है और अपोजिशन पार्टी। मतलब रूलिंग पार्टी बेसिकली कॉन्फिडेंस मोशन या ट्रस्ट वोट लेकर आएगी, अपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो ट्रस्ट वोट लेकर आएगी। ठीक है, अब स्पीकर के पास कॉन्स्टिट्यूशनली इतनी ज्यादा पावर्स नहीं होती। गवर्नर को कभी लगता है कि जो सरकार है उसके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, उसके पास मटेरियल एविडेंस है, तो वो भी ऑर्डर दे सकते हैं कि ट्रस्ट वोट करेंगे। ठीक है, ट्रस्ट वोट होगा विधानसभा में, तो स्पीकर भी ऑर्डर कर सकते, गवर्नर भी ऑर्डर कर सकता है, स्पीकर के पास पावर नहीं है। तो ये भी डिस्कस कर लें, सुप्रीम कोर्ट गवर्नर कैन कॉल अ ट्रस्ट वोट कॉन्फिडेंस मोशन अगर उसे लगता है, प्राइमा फेसी ओपिनियन उसकी है कि कुछ मटेरियल वगैरह मिलता है कि भाई वहां की रूलिंग पार्टी के पास टोटल सपोर्ट नहीं है, 50% से ज्यादा एमएलए, या उसके कंटेक्स्ट में भी बोल सकते हैं प्रेसिडेंट भी ऑर्डर कर सकता है सेंटर के कंटेक्स्ट में। तो ये एक आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।